किड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब क्षारक एवं लवण के बारे में। ये चैप्टर मैंने क्लास 10 की एनसीईआरटी से लिया हुआ है। और देखो, आप जानते हैं, आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है। जैसे कि अगर रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करूं तो उसमें साइंस बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका विषय है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ये। और देखिए, छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाऊंगी साइंस की, अब वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिसमें साइंस आता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये वीडियोस। क्योंकि आपको पता है, अब ल्यूसेंट खाली बच्चे पहले ल्यूसेंट पढ़ के जाते थे, लेकिन अब खाली ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। देखो भाई, अम्ल, क्षारक एवं लवण रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है भाई, यह अगर हम जो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सॉल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। एसिड जो होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। ठीक है, और जो बेस होते हैं यानी कि जो क्षार होते हैं, एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, इनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, एसिड कैसे होता है, खट्टे होते हैं, बेस क्या होता है, कड़वे होते हैं, और जो सॉल्ट होते हैं यानी कि लवण, वो कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं। वो होता है नमकीन, उनका टेस्ट नमकीन होता है, खट्टा नहीं, नमकीन। ठीक, अब देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि वाटर में वो डिसॉल्व होने पर वो क्या देते हैं, एच आयन। यानी जिसमें भी एच आयन होते हैं वो हमारे होते हैं क्या, एसिड्स। ठीक है, जैसे कि HCl। अगर आपसे देखो एक क्वेश्चन ना ये भी बनता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, तो HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आई बस समझ में। हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, अब वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आपको क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन यानी कि H आयन देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ना, ये आपका वीक में आता है, ये वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आता। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है, वीक एसिड में आता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक, अब देखो, आपको ये पहचान करनी कि कौन से एसिड है और कौन से बेस है। तो याद रखिए, जिसमें भी H आयन होंगे वो हमारे होंगे एसिड। ठीक है, और जिसमें OH आयन होंगे वो हमारे होंगे बेस यानी कि क्षार। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम, ये क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे सब में क्या है, OH है। ये हमारे कैसे, ये क्या है, हमारे बेस है, क्षार है। H आयन जिसमें होंगे वो हमारे होते हैं एसिड, और जिसमें OH आयन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। फिर नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, और जो बेस होता है, बेस उल्टा करता है, यानी कि लाल को नीला करता है। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में टर्न करते हैं। ठीक है, ब्लू से रेड में टर्न करते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। धातुओं के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन, एसिड। एसिड जो होते हैं वो धातुओं के साथ, मेटल के साथ, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर आपका आता है क्षारक यानी कि बेस। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहां भी ये OH है, ये क्या है, हमारे क्षार है। अब गुण, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। फिर लाल लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नीला। ठीक है, एसिड करते हैं ब्लू को रेड में टर्न, और जो क्षार होते हैं यानी कि बेस, वो लाल को ब्लू करते हैं। और
साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाएंगे और वाटर निकालेंगे। अब सॉल्ट देखते हैं, लवण क्या होते हैं। लवण जो होते हैं अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया से बनते हैं। ठीक, जब एसिड और बेस के बीच में हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे कि एसिड लिया, HCl लिया आपने और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो जब आप रिएक्शन करोगे तो देखो क्या बनता है, NaCl। NaCl क्या होता है, नमक जो हम खाते हैं, है ना, वो NaCl हमारा नमक होता है। NaCl बनता है और H और OH मिलकर क्या बनाता है आपका, वाटर। ठीक है, H और OH मिलकर आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। अब जो लवण होता है यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। वे आयनिक यौगिक होते हैं और पानी पे घुलने पर आयन बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच वैल्यू। देखिए पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन आपको बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत आता है। अब देखिए पीएच वैल्यू को थोड़ा समझते हैं। देखिए जो पीएच स्केल होता है ना, ठीक है, वो हम कैसे मेजर करते हैं, अगर 7 है, ठीक, देखो जो एसिड होता है, एसिड होता है ये 0 से लेके 14 तक के बीच में हम रेंज मेजर करते हैं पीएच वैल्यू। एसिड जो होगा वो अगर हम वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी दैट मीन्स एसिड की जो प्रॉपर्टी वो कम होती जाएगी। यानी जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसकी वैल्यू 1 2 3 इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ध्यान से समझना, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 7 पे आने का मतलब है उदासीन, उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, ना वो एसिड ना वो बेस, ना वो एसिड ना वो बेस। अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ जाती जाएगी तो क्या होगा, जो बेस का जो गुण है, क्षारत्व का जो गुण है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं यानी कि प्रबल क्षार की बात करते हैं तो उनकी पीएच वैल्यू 14 के नियरेस्ट होगी, यानी कि 11 12 13 14। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो वीक है, वीक बेस है यानी कि कमजोर क्षार है, उनकी अगर हम बात करेंगे तो उनकी वैल्यू होगी कैसी, 8 9 10। बात समझ में आ रही है। ऐसे हम एसिड की बात करेंगे, जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे यानी कि उनकी वैल्यू होगी 1 2 3 लाइक दिस। जो जितने वीक एसिड होंगे उनकी वैल्यू होगी 5 6 7। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हमारी ये पीएच की जो रेंज होती है, हम इस टाइप से हम बताते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। तो यही चीज रखी है आपके एनसीईआरटी के बुक में, क्या किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। ठीक है, पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वैसे वो अम्लीय विलयन होगा, एवं यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि OH आयन के जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब विलयन अब कैसा हो जाएगा, विलयन अब हो जाएगा हमारा क्षार। ठीक है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। समांतर पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर भारत पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये सब काम की बात नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो वैल्यू होगी पीएच वैल्यू वो आपकी कहाँ होगी, 1 2 3 लाइक दिस। वीक एसिड है तो वो होगी उसके 5 6 7। 7 पे आ गया उदासीन। अब 7 से 10 तक के बीच में हमारे क्या होंगे, हमारे वीक बेस हो गया। अब OH आयन बढ़ रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहाँ तक पहुंच गया, 4 पर, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो 12 13 14 ये हमारे कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दे रखा है जो जठर रस, ठीक है, जठर रस, उसका पीएच मान, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.2। याद रखिए, आपके एग्जाम से पूछ लेते हैं। नींबू का रस, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा, जो एनसीईआरटी में दे रखा वो आपको एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नींबू का रस कितना होता है, नींबू का रस का 2.2 है ना, एसिड है, नींबू का रस का कितना होता है 2.2 पीएच वैल्यू। जठर रस क्या होती है, उसकी 1.2। ठीक है, शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। रक्त की, ब्लड की, जो हमारा ब्लड होता है उसमें थोड़ा सा क्षारत्व गुण आ जाता है, यानी कि 7.4। कितनी होती है हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू, 7.4। ठीक है, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पूछ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए मेन जो है जठर रस, जठर रस की क्या पीएच वैल्यू 1.2। नींबू का रस की पीएच वैल्यू होती है 2.2, और ह्यूमन ब्लड है उसका होता है 7.4, और पानी का आप जानते हैं 7 होता है।
ठीक है। अब हमारे पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू वो देखते हैं क्या है। ठीक है, ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, उदर मतलब पेट, हमारे पेट में आपको पता है HCl होता है सभी के पेट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HCl हमारे पेट में होता है वही हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा, मतलब जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बन जाता है, तब हम बोलते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी है। ठीक है, और उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एंटी एसिड की गोली खाते हैं। यानी कि जो एंटी एसिड की गोली है वो क्या करेगा, H आयन और OH आयन, ठीक है, H आयन और OH आयन मिलकर उसको बैलेंस करते हैं। क्लियर हो रही बात। यह अत्यंत रोचक कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, उससे हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं होता। अपच, जब अपच हो जाता है ना, यानी कि आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग टाइप कुछ इस टाइप की होती है, तो अपच की स्थिति में उदर यानी कि पेट अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक, इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या खाते हैं, एंटी एसिड। एंटी एसिड जैसे क्षारक, ये क्या होते हैं, एंटी एसिड जो होते हैं, जो हम एंटी एसिड की गोलियां खाते हैं वो बेस होता है। वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जब किसी के पेट में कुछ गड़बड़ टाइप हो जाती है और जैसे एसिडिटी बनती है, तो आप पहले एक ना सोडा की बोतल आया करती थी, सोडे वाली, तो उसमें वो क्या है, वो बेस ही तो है, वो बेस ही तो होता है जो हम पीते हैं ये। ठीक है, बहुत से पहले पहले लिम्का कोल्ड ड्रिंक पी लिया करते थे। ठीक है, इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुनाया होगा, ये सब आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये एंटी एसिड की अधिकतम मात्रा को उदासीन करता है। ठीक है, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब पेट में जलन होती है तो हम कौन सी क्या यूज करते हैं, एंटी एसिड का। और एंटी एसिड क्या गोलियां होती हैं, वो बेस होते हैं, वो क्या होता है, क्षार होते हैं। ठीक है, अब पीएच परिवर्तन के कारण जब दंतशय, अब जैसे आपने देखा होगा दांत गिरने लगते हैं। ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चों में दांत जो होता है वो, छोटे बच्चों में आजकल बच्चे चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो पीएच वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो दांत है वो टोटल झड़ने लगते हैं। अब देखो, जब मुंह के पीएच का मान 5.5, अगर मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय, यानी कि जो दांत है वो टूटकर झड़ने लगते हैं, उनका दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी कि दंतवल्क, हमारे दांतों के ऊपर जो एक लेयर जमी होती है जो बहुत हार्ड होती है, दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप से बना होता है। ठीक है, दांतों का जो इनेमल होता है यानी कि जो दांतों के ऊपर जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, ये वाटर में घुलता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित यानी कि क्या है, ये झड़ने लगता है टूट टूट के। ठीक है, रस के बिखरने लगता है। ठीक है, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा किसी के अगर दांत में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरे खुद की हुई है कि वो जो दांत था वो झड़ पर टूट टूट के चूरा चूरा होके निकलता था। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके एसिड उत्पन्न करते हैं। तो भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुंह की सफाई के लिए हम क्या करेंगे, क्षार के दंत मंजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब जब टूथपेस्ट खरीदोगे तो देखना कि वो कैसा होना चाहिए, वो आपका बेस, ठीक है, क्षारकीय है, क्षारकीय होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखो, अगर आपके मधुमक्खी डंक मार ले, है ना, मैं ऐसा कह नहीं रही कि मार ले, अगर अगर नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आप बाहर कहीं गार्डन वगैरह में घूम लेते हैं तो ततैया वगैरह घूमते रहते हैं, है ना, फूलों के ऊपर, तो कभी कभी होता है कि वो काट लेती है ना, ततैया काट लेता है। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा यानी कि अगर कभी किसी के आपके घर में आपको या किसी को अगर ततैया काट ले, मधुमक्खी काट ले,
तो हम क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा। क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा, जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है। नेटल के डंक वाले बाल मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कि जो नेटल के डंक वाले बाल हैं वो मिथेनोइक एसिड छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। ये सब मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक का एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है। अब मैं बताती हूँ, नॉर्मली क्या होता है, बच्चे 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक। 6 क्लास से पढ़ना है, पढ़ लो। आप 9th और 10th की बुक उठाइए, 9th और 10th की बुक उठाओ, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि 6 क्लास की जो बुक है वो बहुत ही बिल्कुल बेसिक चीज है, वो हम सब आप जानते होंगे। ठीक है। 9th और 10th की बुक्स जो है साइंस की, वो आपको पढ़नी है। अब देखो, नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में बसता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। अगर जो गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इस बालों से क्या होता है, मिथेनोइक एसिड का स्राव होता है। ठीक है। उसकी वजह से ही दर्द होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब मधुमक्खी जो मधुमक्खी जब काटती है तो एक एसिड छोड़ती है। ठीक है। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे दर्द होता है। नेटल के डंक वाले बाल वो कौन सा एसिड छोड़ता है, मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपका 101% आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। आप लोगों ने खुद एग्जाम दे रखे होंगे, आपको पता भी होगा, आपको आइडिया होगा। जिन लोगों ने कभी एग्जाम नहीं दिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो पहली बार देंगे उनकी मैं बात नहीं कर रही, बट जो देते रहते हैं एग्जाम्स, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। सिरका में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सबको मालूम, हर कोई मालूम है सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। संतरा में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। क्या होता है, टार्टरिक एसिड। टमाटर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। खट्टा दूध यानी कि दही, खट्टा दूध से मतलब दही, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड का कंफ्यूज मत होना। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। संतरे में भी जो खट्टे फल होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। चींटी का डंक, मिथेनोइक एसिड। कभी भी अगर पेट में अगर जलन हो रही हो ना, तो नींबू मत खा लेना, उससे और एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि आपके पेट में ऑलरेडी एसिड बन रहा है और आप खुद उसको आप क्या करोगे, आपने नींबू खा लिया, यानी कि एसिड, सिट्रिक एसिड आपके पेट में गया तो एसिड बन गया ना, एचाइन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। जब भी पेट में एसिडिटी हो तो कभी भी खट्टे फल मत खाना। चींटी का डंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। अभी जो हमने उससे पहले पढ़ा था नेटल के जो बाल होते हैं उसमें कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड छोड़ता है वो भी। नेटल का डंक क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। नेटल का डंक, मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो ये हमने कुछ बातें पढ़ी आज एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़े। ठीक है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना, नया चैनल है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।